My dear students, in this session we'll be taking up snap questions as they appeared in the 17th December slot. चलिए शुरू करते हैं. We'll be doing quant questions basically, और if possible तो लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस के लिए we'll take a different session. दो लॉजिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस तो नहीं पॉसिबल है बिकॉज मेमोरी बेस्ड obviously all these solutions are, and for the logical reasoning and analytical reasoning part we need the exact language which is never available. So that's how it is. Anyway, let us start the quant questions. So the first question is, that is a series question. The terms are 234, 246. Then we have to find out what number should be there, and then we have number 3130. So these are all the numbers. As you see, if we decide to take the difference कितना है 32 से ऐड करना है, फिर यहाँ पे the difference is 212. Then we have some other difference we do not know. ठीक है, so ये total हमारा आ जाएगा. This is around 2000. Probably this is not the summation वाला series because जो difference आ रहा है वो vary कर रहा है अच्छा खासा, isn't it so? If we take the multiplication तो directly multiple भी नहीं है, 32 into 6 plus something. So there must be something related to exponentials or something. So 2 हमारा क्या आ रहा है? 2 is what? 1 plus 1 है, ठीक है. 32, 33 plus 1 या 32 plus 2. 246, or by the same pattern 243 plus 3, and this should be 3125 plus 5. So yes, 32 is 2 to the power 5 plus 2. So we can write 1 as 1 to the power 5 plus 1. 243 is 3 to the power 5 plus 3, and this 3125 is 5 to the power 5 plus 5. If you know these values, if you can identify these values, that 243 is 3 to the power 5 या 3125 is 5 to the power 5, then this becomes doable. Otherwise, or if you are not able to see the pattern कि एडिशन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है एक्सपोनेंशियल हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, और थोड़ा बहुत ब्रेक करने की कोशिश नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इसको, बिकॉज अदरवाइज दिस इज नॉट अ डूएबल क्वेश्चन. ठीक है, और ये प्रैक्टिस हमको करना पड़ेगा. फिर अब यहाँ पे क्या है, बीच वाला पैटर्न क्या होगा? क्लियरली 1 टू द पावर 5 प्लस 1 है, 2 टू द पावर 5 प्लस 1 है, 2 टू द पावर 5 प्लस 3 है, यानी कि आवर आंसर विल बी 4 टू द पावर 5 प्लस 4, और 4 टू द पावर 5 इज एज गुड एज 2 टू द पावर 10, बिकॉज 2 की पावर 10 हमको पता है, 4 टू द पावर 5 भी पता ही है इफेक्टिवली. ठीक है, 2 टू द पावर 10 क्या है? दैट इज 1024. तो आंसर हो जाएगा 1024 प्लस 4 एंड हेंस 1028. ऑप्शन डी. अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शन में कोई और गिवन नहीं है कि 2 फिर अगला 4 आया, फिर अगला 6 आया, तो मे बी अगला 8 आएगा और फिर अगला 0 आ रहा है. ठीक है, तो दे मार्क्ड डी, बट दैट इज़ नॉट अ वेरी साउंड लॉजिक, बट ठीक है, काम कर जाएगा, तब भी उनका आंसर सही हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीरीज गिवन बिलो. और सीरीज में टर्म्स गिवन है 2, 5, 17, 65, 257. टू 5, 17, 65 एंड देन 257. सो डिफरेंस यहाँ पे कितने का रहा है? दिस डिफरेंस इज ऑफ 3. द नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑफ 12 विच इज 4 टाइम्स ऑफ 3. देन अगला डिफरेंस आ रहा है हमारा प्लस का 48 विच इज 4 टाइम्स ऑफ 12. सो क्लियर पैटर्न है. देन नेक्स्ट डिफरेंस इज 192 विच इज अगेन 4 टाइम्स ऑफ 48. सो अगला डिफरेंस क्या होगा? नेक्स्ट डिफरेंस विल बी प्लस 192 इंटू 4, यानी कि 768. सो नंबर क्या आएगा? 750 प्लस 250 1000 प्लस 7 प्लस 18 तो 1025. और फिर उसका नेक्स्ट नंबर होगा हमारा प्लस 768 इंटू 4, 750 इंटू 8 इज 3000, 18 इंटू 8 इज 72, 3072 ऐड करेंगे. सो हमारा आंसर हो जाएगा 4097. दैट विल बी द नेक्स्ट नंबर. सो आंसर विल बी 1025 एंड 4097. इज इट क्लियर? ठीक है, so this is the way to look at it. Also you can observe that this is 2 or 1 plus 1, then 5 is 4 plus 1,
17 is 16 plus 1, 65 is 64 plus 1, 257 is 256 plus 1. So definitely next number क्या होगा? This is 1 plus 1, then 2 का square, 2 to the power 4, 2 to the power 6, then 2 to the power 8, तो next होगा 2 to the power 10, यानी 1024 plus 1, और उसका अगला होगा 2 to the power 12, यहाँ पे 2 to the power 10 plus 1 है, और नेक्स्ट होगा हमारा, सो देख रहे हो कि 2 to the power 10 पे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं सीरीज में. आई गेस एक इनमें से लॉजिकल रीजनिंग में आया था और एक क्वांट में आया है, ये वाला शायद लॉजिकल रीजनिंग का है, 2 to the power या वो वाला लॉजिकल रीजनिंग का था जो पहले हमने डिस्कस किया. ठीक है, ये क्वांट में आया है. तो 2 to the power 10 plus 1 और नेक्स्ट होगा 2 to the power 12 plus 1, यानी कि 4096 plus 1. दोनों अप्रोचेज में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही बातें रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे देखाओ ऐसे देखाओ, वो तो करेक्ट आंसर हमारा सेम ही आने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसको मे बी ऑब्जर्व किया हो दैट 2 से 5 पे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अपन अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, बिकॉज अगले वाले से भी कनेक्ट करना है. 5 को 17 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 5 इंटू 4 20 माइनस, दो तरह से देख सकते हैं. तो 17 कैसे आ सकता है? या तो 5 इंटू 3 प्लस 2 हो, या 5 इंटू 4 माइनस 3 हो. फिर 17 से 65 पे जाएंगे तो 17 इंटू 4 68 माइनस 3 आ रहा है, यानी कि 2 इंटू 4 माइनस 3 इज 5, 5 इंटू 4 माइनस 3 इज 17, तो 17 इंटू 4 माइनस 3 इज 65 एंड सो ऑन. तो डेफिनेटली ये पैटर्न भी, ये सारे पैटर्न बिल्कुल सेम है. हमारा आंसर आएगा 1025 एंड 4097. जो भी पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया हो दैट इज करेक्ट. अगर इनमें से कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर पाया तो इनमें से कोई ना कोई ऑब्जर्व करना था, तभी आप आंसर तक पहुंचोगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एज ऑफ रघु इज 3 years मोर देन 4 times द एज ऑफ हेमंत एट प्रेजेंट. सो एट प्रेजेंट क्या कहानी है? दैट एज ऑफ रघु इज 3 years मोर देन 4 times द एज ऑफ हेमंत. तो अगर हेमंत की एज h है तो 4 times h plus 3 इज द एज ऑफ रघु, दैट इज फॉर श्योर. 5 years from now, 5 years from now, this is now, this is present, and 5 years from now यानी प्लस 5 years में क्या कहानी बनेगी? रघु की एज हो जाएगी 5 times ज़्यादा, 5 years ज़्यादा, r plus 5 हो जाएगी. एंड हेमंत की एज क्या हो जाएगी? दैट विल ऑल्सो बी h plus 5. एज ऑफ रघु इज 1 year more than thrice द एज ऑफ हेमंत. सो एज ऑफ हेमंत विल बी h plus 5 and the equation will be 3 times h plus 5 plus 1. So r plus 5 will be equal to 3 times h plus 5 plus 1. क्लियर है? अब सिंस r is equal to 4h plus 3 तो उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं. सो 4h plus 3 plus 5 is equal to 3h plus 15 plus 1 यानी plus 16. सो यहाँ से आ गया 4h plus 8 is equal to 3h plus 16. 4h minus 3h is h, 16 minus 8 is 8. So h will be equal to 8, which implies कि हेमंत की एज at present is equal to 8. क्वेश्चन पूछ रहा है रघु की एज एट प्रेजेंट, तो बस इक्वेशन में पुट कर देंगे. r will be equal to 4 into 8 plus 3. 35 years will be our answer for this question. Option B. क्लियर है? ठीक है, एजेस ईयर्स में गिवन है. क्लियर है? ऑल्सो कुछ लोग शायद ऐसा भी किए होंगे कि हमें रघु की एज दिया है 4 times h plus 3, यानी कि 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है, 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है. तो ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है 35. सो 35 को चेक करके भी अगर किया है आपने तो दैट इज ऑल्सो वेरी फाइन, कर सकते हैं. नन ऑफ दीज नहीं गिवन होता तो टिक भी कर देते डायरेक्टली. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. John and James appeared for a strategy game. John's score was 18 more than James' score and John's score was 60% of the sum total of their scores. How many points did John score? One is John, other is James. और कहानी यह है कि John's score is 18 more than that of James. यानी कि John का score is 18 plus that of James. Then John's score was 60% of the sum total. यानी कि sum total में से 60% John का score है और 40% James का score है. तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 20% का, यानी कि 1/5 का, और 20% हमारा बराबर कितने के? 18 के बराबर है. तो अगर 20% 18 के बराबर है, 60% कितने के बराबर होगा? 20% इंटू 3 यानी कि 54 के. दैट्स ऑल, क्वेश्चन इज डन. सो दैट इज हाउ इजी दिस क्वेश्चन वाज. ऑप्शन बी इज द आंसर. क्लियर? ओके, सो द क्वेश्चंस in this particular shift on the 17th of December are very doable, more doable than the previous shifts on the 10th. You can observe it, isn't it so? आगे के क्वेश्चंस भी देखेंगे तो भी रिलेटिवली इजी हैं. सम क्वेश्चंस आर
1 or 2 questions are very tricky, otherwise the questions are definitely slightly easier, very doable. Next question. 3 different types of rubber pipes of length 42 feet, 49 feet and 63 feet were ordered for some construction work. They needed to be cut in such a way that final pipes to be used are of the same size for all types of rubber pipes. What is the least number of total pipes of all the rubber pipes taken together? ठीक है, लैंग्वेज में फ़र्क हो सकता है बट वैल्यूज यही थी, और मे बी रबर पाइप हो, मे बी कोई और आइटम हो, ठीक है, बट अल्टीमेटली क्या करना है, यू हैव सीन दिस क्वेश्चन इन स्नैप वेरी फ्रिक्वेंटली. क्या है, एलसीएम एचसीएफ वाला सवाल है, एचसीएफ लेना है हमें अल्टीमेटली इन सारी की सारी रबर पाइप्स का, इजंट इट सो? सब डिफरेंट लेंथ के हैं बट अल्टीमेटली ऐसे इनको कट करना है दैट फाइनल पाइप्स टू बी यूज्ड आर ऑफ द सेम साइज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रबर पाइप्स. तो अगर सारे के सारे सेम साइज के होने हैं और साथ में हमें लीस्ट नंबर ऑफ टोटल पीसेस भी चाहिए. सो दिस इज ओनली व्हेन वी टेक एचसीएफ. एचसीएफ लें सारी की सारी वैल्यूज का, वही ऐसा लार्जेस्ट फैक्टर हमें देगा. सो फैक्टर यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमको, ऐसा एचसीएफ लिखने की भी जरूरत नहीं थी, सीधे से दिख रहा है 7 है, 7 इज एचसीएफ. तो नंबर ऑफ पाइप्स कितने होंगे, पहले टाइप के पाइप हो जाएंगे 42/7 6, दूसरे टाइप के 7 और तीसरे टाइप पे 63/7 यानी कि 9. 9 7 16 + 6 22 सच पीसेस विल बी देयर. ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा. इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A survey conducted in a local area stated that 25, 26 and 26 of the people read Times of India, Deccan Herald and Economic Times respectively. 3 people read all the 3 newspapers, 11 of the people read Times of India and Deccan Herald and 9 of the people read Times of India and Economic Times while 8 read Deccan Herald and Economic Times. So how many people read exactly one newspaper? सेट बना लेते हैं तीनों का. Times of India, 25 such people who read this, then Deccan Herald, 26, and lastly Economic Times ET with 26 readers. 3 people read all the 3 newspapers, so 3 will come in the center. Next is 11 of the people read Times of India and Deccan Herald. अब यहाँ पे देखो बच्चों से गलती क्या हो जाती है, और ये क्वेश्चन इस मामले में अच्छा है कि अगर गलती करोगे तो भी आंसर आपका कोई ना कोई ऑप्शन में आएगा. ठीक है, कि 11 ऑफ पीपल रीड टाइम्स ऑफ इंडिया एंड डेक्कन हेराल्ड. तो ये जो 11 है हमारा, दिस इज नॉट सेइंग दैट दे रीड ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया एंड डेक्कन हेराल्ड. सो दिस 11 विल बिलोंग टू दिस रीजन. ठीक है, इस रीजन को ये 11 बिलोंग करेगा, बिकॉज दिस इज नॉट सेइंग 11 ऑफ पीपल रीड टाइम्स ऑफ इंडिया एंड डेक्कन हेराल्ड ओनली. अगर ओनली कहता तब फिर हम सिर्फ और सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया डेक्कन हेराल्ड वाले पोर्शन पे मार्क करते, बट दिस इज नॉट सेइंग ओनली. तो ये 11 ऐसे लोग हैं जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया डेक्कन हेराल्ड तो पढ़ रहे हैं, बट देयर पोजीशन ऑन इकोनॉमिक टाइम्स इज नॉट सर्टेन. इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ भी रहे हो सकते हैं, नहीं पढ़ रहे हो सकते हैं, तो पूरा पोर्शन हमें लेना पड़ेगा. सो दिस पोर्शन विल बी 8. दिस विल बी 8. सेम लॉजिक है बाकी आगे के लिए कि 9 ऑफ द पीपल रीड टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक टाइम्स, यानी कि 6 इस रीजन में आएगा. 8 ऑफ द पीपल रीड डेक्कन हेराल्ड एंड इकोनॉमिक टाइम्स, सो 5 इस रीजन में आएगा. अब सारी वैल्यूज हम फिलअप कर सकते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए 8 + 3 11 + 6 16, सॉरी 11 + 6 17 आ गया. सो 8 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे. 8 हु रीड ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया. सिमिलरली 8 + 5 13 + 6 16, सो 10 वैल्यू आ जाएगा डेक्कन हेराल्ड के लिए, ओनली डेक्कन हेराल्ड. 6 + 5 11 + 3 14, यानी कि 12 वैल्यू आ जाएगा हमारा ET के लिए. एग्जैक्टली 1 के लिए पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन. एग्जैक्टली 1 में कितने होंगे, तो 8 + 10 + 12, सो दिस वैल्यू इज 30. 30 विल बी आवर आंसर. क्लियर? ठीक है. अब कुछ बच्चों ने गलती क्या किया होगा, वही जो मैं बता रहा था कि इंस्टेड उन्होंने क्या फिलअप कर दिया होगा यहाँ पे, टाइम्स ऑफ इंडिया डेक्कन हेराल्ड ET, उन्होंने 3 यहाँ फिलअप किया. फिर उन्होंने देखा कि 11 पीपल रीड टाइम्स ऑफ इंडिया डेक्कन हेराल्ड, तो 11 फिलअप कर दिया. देन 9 फिलअप कर दिया यहाँ पे, देन 8 फिलअप कर दिया यहाँ पे. तो अब प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे ही आप ये वैल्यूज फिलअप करोगे, अब टाइम्स ऑफ इंडिया टोटल कितना है 25 है. 11 + 3 14 + 9 23, तो यहाँ पे वैल्यू 3 आ जाएगा. 11 + 8 19 + 3 22, यहाँ पे 4 आ जाएगा. 9 + 8 17 + 3 20, यहाँ वैल्यू 6 आ जाएगा. तो 6 + 4 + 1 सेकेंड 11 है, फिर 9 है, फिर 8 है. ठीक है, 9 कौन है, 9 है टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ET, और 8 है डेक्कन हेराल्ड एंड ET. हाँ, तो 11 + 9 20 + 3, तो यहाँ 2 आएगा. 2 आएगा बिकॉज 25 है वैल्यू. तो 4 + 2 6 + 6 12 आ गया. ठीक है, तो आंसर आपको मैच कर जाएगा और सवाल गलत हो जाएगा. तो ये हमेशा कॉशियस रहना है. जो लैंग्वेज गिवन है सेट थ्योरी में जब भी आप करो, अगर ओनली नहीं मेंशन है तो पूरे प्रॉपर
को ही मार्क करना है, कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है, और एग्जामिनर जानबूझ के ऐसी वैल्यूज देगा ताकि आप ऐसी गलती करो अगर आपका कॉन्सेप्ट दुरुस्त नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया वेन डायग्राम पे मैंने प्रॉपरली एक सेशन बनाया है, उसमें जो भी क्वेश्चन स्नैप में प्रीवियसली आए हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट जो ये सब है, ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं जो गलतियाँ आप करते हो, ठीक है। तो यू मस्ट अवॉइड दीज मिस्टेक्स इन दीज इजी क्वेश्चन, अदरवाइज बिल्कुल आसान की एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ 12% इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रहा है, 12% टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है साल का, तो एक क्वार्टर का कितना हो जाएगा 3%। 3% क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रहा है, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा? 3% प्लस 3%, 2 क्वार्टर्स का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? दैट विल बी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, यानी कि 3 प्लस 3 प्लस 9/100 यानी कि 0.09, सो 6.09% आ गया। और सिमिलरली ये वैल्यू भी 6.09% आएगी, यानी कि नेट में ये दोनों मिला कितना होगा? 6.09 प्लस 6.09 प्लस 6.09 इंटू 6.09 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये दोनों मिला के आ गया 12.18 एंड दिस वैल्यू विल बी अप्रॉक्सीमेटली 36 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 36 पॉइंट समथिंग। तो डिवाइड बाई 100 यानी कि 0.36 या 37 के आसपास ये वैल्यू आएगा। तो इफेक्टिवली हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 12.54 या 55% ऑलमोस्ट। दिस विल बी अवर आंसर ऑप्शन डी। ए या बी मैच नहीं कर रहा है, सी होना नहीं है, तो डेफिनेटली ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिस वॉज वेरी क्या बोला जाए कि इस क्वेश्चन में आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज जैसी वैल्यूज गिवन है हमें पता है ए तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और 3 और 3% से ही हमारा 6.09% हो जा रहा है, तो अगली बार डेफिनेटली 12.1% से ये बड़ी वैल्यू आने वाली है, 12.2% से ही बड़ी वैल्यू आने वाली है, तो बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और इतनी बड़ी तो आनी नहीं वाली है कि सी आ जाए, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर तीनों आंसर ऑप्शन हमारे आंसर नहीं हो सकते हैं तो डेफिनेटली डी आंसर हमारा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्लियर है? एक और तरीका इसको करने का ये है, क्योंकि हमें पता है 3% क्वार्टरली है, तो 4 टाइम पीरियड्स हैं टोटल, तो 1.03 टू द होल पावर 4, ठीक है, 1.03 टू द होल पावर 4। और जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो हमारे लिए रिलेवेंट टर्म क्या होगा? 1 तो हमारा प्रिंसिपल है, प्लस 4 टाइम्स यानी 4c1 इंटू 0.03 की पावर 1 प्लस 4c2 इंटू 0.03 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। आगे वाले टर्म्स की जरूरत नहीं, बस पहले दो टर्म से हमारा काम हो जाएगा। और पहले दो टर्म से वैल्यू क्या आ जाएगी? 4c1 इज 4, तो 4 इंटू 0.03 प्लस 6 इंटू 0.03 का होल स्क्वायर क्या होगा? 0.0009, ठीक है। सो ये वैल्यू आ जाएगी 0.12 और ये वैल्यू आ जाएगी 0.0054, यानी कि 0.1254 हमारा वैल्यू आ रहा है, विच इज 12.54%, ठीक है। और डेसिमल से दिक्कत हो तो 1.03 की बजाय 103 कर दो, ठीक है, 103 कर दो, बात समझ में आ जाएगी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 trains of length 120 meter and 240 meter going in the same direction pass each other in 30 seconds। तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक की लेंथ हमें गिवन है 240 और लेंथ ऑफ द अदर इज 120। फास्टर ट्रेन की जो स्पीड है दैट इज 40 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन इफ बोथ द ट्रेन्स पास ईच अदर इन 30 सेकंड्स, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड होगा 40 माइनस S2, अगर S2 स्पीड है दूसरी ट्रेन की, ये रिलेटिव स्पीड आ गया, ठीक है। और गिवन है कि एक दूसरे को पास करना है 30 सेकंड्स में, 120 प्लस 240 इतना डिस्टेंस पास करना है और टाइम लग रहा है 30 सेकंड्स, तो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू स्पीड, दिस इज इक्वल टू 360/30 यानी कि 12 एंड हेंस S2 विल बी इक्वल टू 40 माइनस 12 विच इज नथिंग बट 28 मीटर पर सेकेंड। सीधा सीधा क्वेश्चन ऑप्शन बी। ऑल्सो इफ दीज आर एग्जैक्ट ऑप्शंस, तो हमें पता है फास्टेस्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है 40, तो 52 तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। दो ही ऑप्शन थे और इतना सिंपल क्वेश्चन है तो इसमें ऐसे ऑप्शन से एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे 10-15 सेकंड 20 सेकंड मैक्सिमम में सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोट गोज अप स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड देन कम्स बैक टू पॉइंट सी विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, यानी कि मिड पॉइंट है ए और बी के बीच में है, इन 18 आवर्स। तो बोट इज गोइंग अप स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी तक अपस्ट्रीम जा रही है, ठीक है, और इसके बाद में फिर बी से सी तक लौट के आ रही है और सी इज द मिड पॉइंट। सो इफ टोटल डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं लेट अस से 2d ए से बी तक का और बी से सी तक का डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, डी हो जाएगा।
स्पीड हमें गिवन है, स्पीड ऑफ द बोट इज 10 एंड स्पीड ऑफ द रिवर इज 6, और क्योंकि अपस्ट्रीम डायरेक्शन है, दिस इज अपस्ट्रीम, यानी कि फ्लो का जो फ्लो है 6 किलोमीटर पर आवर, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तभी तो ये ए से बी अपस्ट्रीम होगा, ए बी अपस्ट्रीम तभी तो होगा, ठीक है। तो 9 किलोमीटर पर आवर ऑपोजिट डायरेक्शन में है और बोट का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो अपस्ट्रीम ज़्यादा समय स्पीड क्या होने वाला है, ठीक है, अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगा हमारा 10 - 6 और डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगा 10 + 6। तो टाइम टेकन ड्यूरिंग द अपस्ट्रीम जर्नी क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 2d है, टोटल डिस्टेंस इज 2d अपस्ट्रीम का, और डाउनस्ट्रीम में सिर्फ और सिर्फ d डिस्टेंस आया है, और 2d जाने में स्पीड रहा है 10 - 6 यानी कि 4 का, तो 2d डिवाइड बाई 4 टाइम लगेगा, और डाउनस्ट्रीम जाने में d डिस्टेंस आया है, स्पीड है 16 का, d/16 टाइम लगेगा, टोटल टाइम इज 18 आवर्स। सो 2d/4 + d/16 इज 18, 2d/4 हो जाएगा 8d/16 यानी कि 9d/16 इज इक्वल टू 18, 9 से 2 टाइम्स जाएगा, सो d विल बी इक्वल टू 32, d इज इक्वल टू 32 किलोमीटर्स, दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, ऑल्सो वी नो कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड हमें गिवन है 10 - 6 यानी कि अपस्ट्रीम स्पीड है 4 और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है 16 है, तो 1:4 का रेशियो है स्पीड का, स्पीड का रेशियो 1:4 का है। तो अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते, इफ ए बी जाने और लौटने का डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम डिस्टेंस अगर दोनों सेम होता तो टाइम का रेशियो क्या आता, ठीक इसका ऑपोजिट आता, यानी कि दिस इज 1:4 तो 4:1 होता टाइम का रेशियो, 4:1 होता टाइम का रेशियो, बट वी नो कि अपस्ट्रीम डिस्टेंस हमारी डबल है डाउनस्ट्रीम से, डाउनस्ट्रीम अगर 1 लग रहा है तो अपस्ट्रीम 4 × 2 लगेगा क्योंकि डबल डिस्टेंस है, यानी कि 8, टाइम का रेशियो होगा 8:1 का, और 8 + 1 9 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है 18 आवर्स, तो 1 यूनिट हो जाएगा 2 आवर्स के बराबर, विच इंप्लाइज कि 16 स्पीड से 2 आवर्स के लिए गया है, तो 32 हमारा आंसर आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन में अगर आप ऐसे अप्रोच से, इस अप्रोच से सॉल्व करोगे तो फिर आपको कुछ भी वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़ेंगे और लिखने की भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इनफैक्ट विद प्रैक्टिस यू कैन डू दिस वर्बली एज वेल। क्या ये बात, क्या ये अप्रोच समझ में आती है? ठीक है, अगर सेशन में सॉल्यूशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली इस सेशन को लाइक करना है, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Next question is saying one fruit seller purchases 11 fruits at ₹10 and sells 10 fruits at ₹11. So we have to find his profit or loss percentage. 11 fruits को वो ₹10 में परचेज करता है and then he sells 10 fruits at ₹11. जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे कि डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, परचेज कर रहा है 11 बट सेल कर रहा है 10, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, दोनों वैल्यूज को इक्वल कर लेना है, ठीक है, 11 और 10 जितने वो परचेज कर रहा है उतना ही सेल करेगा, तभी हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो पहले वाले केस में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, दूसरे वाले केस में मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, यानी कि 10 × 11 110 फ्रूट्स परचेज करता है वो कितने में, ₹100 में, भाई ये भी तो मल्टीप्लाई होगा 10 से, और सिमिलरली 110 फ्रूट्स को सेल करता है 11 × 11 ₹121 में। अब चीज़ें कंपेरेबल हैं, ₹100 में परचेज करता है, 121 में सेल करता है, तो ₹21 का उसका प्रॉफिट है, और कितने में, ₹100 में, यानी कि 21% का प्रॉफिट है। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सेलर मार्क्स अप द प्राइसेस बाय 15%, पहले तो मार्कअप कर रहा है 15% से, देन ही ऑफर्स 5% का डिस्काउंट। इफ ही ऑल्सो चीट्स बाय यूजिंग वेट ऑफ 800 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, सो व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? तो पहले तो मार्कअप कर रहा है 15%, यानी कि कितना है, दैट इज 3/20, यानी कि ₹20 का आइटम है तो उसने प्राइस कर दिया 23। देन ऑफर्स 5% का डिस्काउंट, यानी कि 1/20 का डिस्काउंट है, यानी कि अगर ₹20 उसने प्राइस रखा था तो 19 कर दिया डिस्काउंट के बाद में, ₹20 मार्कअप था तो 19 कर दिया। ठीक है, ये हम रेशियोज ले रहे हैं, दीज आर रेशियो वैल्यूज, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। ठीक है, तो 2023 यानी पहले वाले केस में देखो कम था, ज़्यादा किया, मार्कअप किया, डेफिनेटली फायदा होगा। ठीक है, सेकंड वाले केस में ज़्यादा से अमाउंट कम किया है तो नुकसान होगा। फिर वो चीट करता है यूजिंग वेट्स ऑफ 800 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम्स, तो उसको देना कितना चाहिए था 1 किलोग्राम्स, पर वो दे कितना रहा है 800 ग्राम्स, तो उसका कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 800 ग्राम्स का, बट वो प्राइस ले रहा है 1000 किलोग्राम्स का, तो दे रहा है इतना और पैसा ले रहा है इतना। क्लियर है? अब चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो सीधे से 4 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 200 से कट जाएगा,
ठीक है, फिर ये 5 भी काटेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा। नेट में दिस इज 20 इंटू फोर यानी कि 320 एंड दिस वैल्यू इज 23 इंटू 19, 23 इंटू 20 होगा 460, 460 माइनस 23 तो 440 माइनस 3 437, यानी कि 320 पे 437 रुपीज़ वो ले रहा है एक तरह से। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 117 का, तो 117 बाई 320 की परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, जो एक जीरो से जीरो गया, तो 1170 डिवाइड बाई 32, 32 इंटू 30 इज 960, 210 अभी और बचा है, तो 32 इंटू 6 इज 192, 36% हो गया। अभी भी 18 बचा हुआ है, 18 अभी बचा है, तो 32 इंटू 5 अगर करेंगे तो दैट विल बी आई मीन 0.5, तो 16 हो जाएगा। सो यस 36.5 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। इज दिस क्लियर? ठीक है, दिस इज वन वे टू लुक एट द क्वेश्चन। ओके, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हमें पता है कि मार्कअप कर रहा है पहले 15% से। मल्टीपल मेथड्स मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरीके में आप कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से करो, ठीक है। और दोनों तरीके इक्वली इफेक्टिव है। 15% से मार्कअप हुआ है और 5% से डिस्काउंट हुआ है, और मल्टीपल तरीकों से जब हम सॉल्यूशन को देखते हैं तो हम बेहतर तरीके से समझते हैं। तो 5% से डिस्काउंट दे रहा है यानी कि कम कर रहा है। नेट में कितना आ जाएगा 15% का इंक्रीज और 5% इंक्रीज, तो प्लस 15 माइनस 5 माइनस 15 इंटू 5 यानी माइनस 75/100, तो 15 माइनस 5 आ गया 10 माइनस 0.75, तो 9.25% का इंक्रीज आएगा। ठीक है, फिर साथ में वो इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम्स 800 ग्राम्स यूज कर रहा है। ठीक है, यानी कि कॉस्ट उसका कितना है, कॉस्ट है उसका 800 ग्राम्स का, और पैसा ले रहा है 1000 ग्राम्स का, यानी कि प्रॉफिट कितने का ले रहा है 200 ग्राम्स का। यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे है 200/800 यानी कि 1/4 यानी कि 25%। तो 25% और 9.25% का नेट में प्रॉफिट कितना आएगा 25 प्लस 9.25 प्लस 25 इंटू 9.25, ठीक है। 25 इंटू 9.25 डिवाइड बाई 100, 25 इंटू 9.25 की वैल्यू क्या आएगी, 25 इंटू 9 है 225, और 25 इंटू 0.25 होगा 6.25, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 231.25, और डिवाइड बाई 100 कर रहे हैं यानी कि इफेक्टिवली दिस इज 34.25, और ये वैल्यू आ जाएगा 2.3125। 34 प्लस 2 36.5625%, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हमारी आ गई, इजंट इट सर? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, profits of 5 companies C1, C2, C3, C4 and C5 are analyzed, and it was observed that profits of C1, C2 and C3 are in the ratio 5:6:7, while the profits of C2, C4 and C5 are in the ratio 8:9:12. If the difference in profits of C1 and C5 is rupees 27 crores, then find the total profit earned by all the companies together. Okay, so C1, C2, C3, C4 and C5, और हमें प्रॉफिट के बारे में क्या कहा गया कि C1, C2, C3 का प्रॉफिट रेशियो में है 5:6:7, ये रेशियो है। देन C2, C4, C5 का प्रॉफिट इज इन द रेशियो 8:9:12। तो नेट में क्या बनेगा, पहले वाले केस में दोनों को पहले कंपेरेबल बनाते हैं, तो C2 पहले वाले केस में 6 आ रहा है, दूसरे वाले केस में 8 आ रहा है, एलसीएम आएगा 24, यानी कि पहली वाली रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से और सेकंड वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। सो फर्स्ट वाला आ जाएगा 4 इंटू 5 20, C2 के लिए आ जाएगा 4 इंटू 6 24, जो कि दोनों से सेम आने वाला है। C3 के लिए 4 इंटू 7 28, C4 के लिए 3 इंटू 9 27, और C5 के लिए 3 इंटू 12 36। तो ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई रेशियो की प्रॉफिट का, ठीक है। और हमें फिर गिवन है C1 और C5 का जो डिफरेंस है दैट इज 27 करोड़, और C1 और C5 का डिफरेंस कितना आ रहा है 36 माइनस 20, यानी 16 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है। एक सेकेंड, कुछ इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो रहा था क्या, एक सेकेंड वैल्यूज को देख लेते हैं। सो so, 5 6 7 आ गया, ठीक है। फिर आएगा अपना 8 9 एंड 12, ये भी ठीक है। और इसके बाद में अपना क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस इन प्रॉफिट्स ऑफ C1 एंड C5 इज रुपीज 227, कहीं पे वैल्यूज में कुछ फर्क आ रहा है।
देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय ऑल द कंपनीज टुगेदर। क्योंकि यहाँ से 16 यूनिट्स की वैल्यू आ रही है 27 CR, और टोटल सम हमारा कितना बन रहा है, दैट इज 20 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 36, ये आ रहा है 44 प्लस 28 72 प्लस 27 99, टोटल 135 यूनिट्स आ रहा है, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आई गेस ये 27 करोड़ नहीं था, यहाँ पे वैल्यू गलत लिख दिया है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। दिस इज 32 करोड़, ये 32 करोड़ है। ठीक है, तो ये इक्वल टू 32 करोड़ होगा, 32 करोड़ होगा। तो 16 यूनिट्स हमारा 32 करोड़ के बराबर है, यानी 1 यूनिट हमारा 2 CR के बराबर है। सो 135 यूनिट्स 270 CR के बराबर होगा, 270 करोड़ के बराबर होगा। ऑप्शन बी क्लियर है। ठीक है, तो ये वैल्यू गलती से 27 आ गया होगा, तो यहाँ पे 32 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अदरवाइज फ्रैक्शन में आया था, पर एग्जाम में वैल्यू 32 गिवन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन वेंट टू अ रेस्टोरेंट विद हिज 24 फ्रेंड्स. If each of his friends paid the same amount and Aman paid rupees 290 and the average expense is rupees 10 more than the amount paid by each of his friends, what is the amount paid by each of his friends? लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, बट नेट में मामला यहाँ पे क्या था कि एक पर्सन है, जैसे अमन है या एक्स है जो भी है, और ही वेंट टू रेस्टोरेंट विद 24 ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो वो गया 24 फ्रेंड्स के साथ में, यानी कि टोटल 25 पर्सन्स थे। ये कंफर्म्ड है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा या उन्होंने 24 के हिसाब से सॉल्व किया होगा। तो बेसिकली एक पर्सन अपने 24 फ्रेंड्स के साथ में गया, टोटल 25 लोग हैं, 24 लोगों ने क्या किया, इन सब ने इक्वल अमाउंट पे किया है। ठीक है, ईच ऑफ देम पेड सेम अमाउंट, लेटेस्ट से अमाउंट पे किया उन्होंने एक्स रुपीज़, और अमन ने अकेले ने 290 रुपीज़ पे किया है। अमन ने 290 पे किया है, बाकी 24 फ्रेंड्स ने एक्स रुपीज़ पे किया है, एक्स रुपीज़ ईच पे किया है। एवरेज एक्सपेंस आ रहा है हमारा 10 मोर देन द अमाउंट पेड ऑफ ईच ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी कि एवरेज एक्सपेंस कितना आ जाएगा, इक्वेशन हम बना सकते हैं 290 प्लस 24 लोगों ने एक्स, यानी 24x टोटल पे किया, डिवाइड बाय 25 लोग हैं, डिवाइड बाय 25, दिस इज इक्वल टू x प्लस 10। ये इक्वेशन बनी हमारी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 290 प्लस 24x इज इक्वल टू 25x प्लस 250। तो x will come out to be equal to 40। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय ईच ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो क्योंकि पेड बाय ईच ऑफ हिज फ्रेंड्स यानी कि x की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो x will come out to be equal to 40। अगर हमसे एवरेज की वैल्यू पूछता है, एवरेज एक्सपेंस कितना है, तो फिर आंसर आता 50। ठीक है, बट हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, आंसर 40 आएगा। इज दिस क्लियर। ठीक है, और इस क्वेश्चन में कई लोग अगर 24 से डिवाइड कर दियोगे तो फिर 50 मार्क कर दियोगे। ठीक है, एक और अप्रोच है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, एंड दैट अप्रोच इज कि देखो हुआ ये कि एवरेज हमारा क्या है, एवरेज एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर है। ठीक है, अगर सारे के सारे लोग एक्स पे करते, 24 लोगों ने तो किया ही है, बट अगर 25th वाले ने भी, बंदे ने, अमन ने भी एक्स ही पे किया होता, अमन भी एक्स अमाउंट ही पे करता, तो एवरेज हमारा एक्स ही आता, एवरेज एक्स ही आता। लेकिन हुआ क्या कि अमन ने एक्स नहीं पे किया है, एवरेज हमारा 10 ज्यादा आया है। ठीक है, तो टोटल 25% है, टोटल 25% है। अगर अमन भी एक्स ही पे करता, ये अमन है हमारा, ठीक है, अगर अमन भी एक्स ही पे करता तो एवरेज हमारा एक्स ही आता, बट एवरेज 10 ज्यादा है, यानी कि अमन ने बाकी सबके हिस्से का और अपने हिस्से का भी 10 रुपए ज्यादा पे किया होगा, 10 रुपीज ज्यादा पे किया होगा। तो अगर 25 लोगों के लिए अमन ने 10 रुपए ज्यादा पे किए हैं, तो 25 इंटू 10, यानी कि दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट अमन हैज पेड, और टोटल अमाउंट पे किया है अमन ने 290। तो बस हमारी यही इक्वेशन बनेगी, सिंगल इक्वेशन, x प्लस 250 इज इक्वल टू 290। बट ये अप्रोच समझ में आती है तो ऐसा बनाओगे और इमीडिएटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 40। अगर x निकालना होगा तो 40, और अगर हमको एवरेज निकालना होगा तो x प्लस 10 होगा। क्लियर है। ओके, दोनों अप्रोच क्लियर होनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए, सो दैट एवरेज के जब कभी कोई मुश्किल सवाल है तो वहां के लिए हमारा ये जो सेकंड अप्रोच है, दिस इज वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The person has assets worth rupees 8,25,000 which is to be distributed among his 3 children in the ratio of 1/15 is to 1/27 is to 1/35। तो ये रेशियो है 1/15 is to 1/21 is to 1/35। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इन सारी की सारी वैल्यूज को इंटीजर बनाए, फ्रैक्शन में हम थोड़ी कर पाएंगे। 15, 21 और 35 का एलसीएम क्या आएगा, 15 है 7 into 3, 7 इंटू 5 इंटू 3 15 है, 21 है 7 इंटू 3, और 35 है 7 इंटू 5, यानी कि 7 इंटू 3 इंटू 5 105 से अगर सबको मल्टीप्लाई कर दें तो इफेक्टिवली रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 3:5। ये हमारा 3 नहीं है, दिस इज 7 7:5 3।
ये रेशियो आ गया हमारा सबकी प्रॉपर्टीज का, सबको जितना डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन इज आस्किंग द पर्सन रिसीविंग द स्मॉलेस्ट शेयर विल रिसीव एसेट्स वर्थ व्हाट। तो स्मॉलेस्ट शेयर मिल रहा है किसको, 3 यूनिट्स वाले को। टोटल कितना है, 7 + 5 = 12 + 3 = 15, टोटल 15 यूनिट्स है। और इसको शेयर मिल रहा है 3 यूनिट्स का। तो 3/15 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यानी कि 1/5 की वैल्यू पूछ रहा है। 3/15 × 8,25,000, 5 से काटेंगे तो 5165,000। सो यही हमारा अमाउंट आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If 5 trousers and 8 shirts cost rupees 7350 and 3 trousers and 5 shirts cost rupees 4475, तो 5 trousers और 8 shirts are costing us rupees 7350, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा। और 3 trousers and 5 shirts cost rupees 4475। सो बेसिकली एक ट्राउजर का कॉस्ट क्या होगा, यानी कि हमें ट्राउजर का कॉस्ट निकालना है, तो शर्ट को एलिमिनेट करते हैं, शर्ट के कोई इक्वेशन से हटा दें, हमारा काम हो जाएगा। 8 और 5 का एलसीएम आएगा कितना, 40, यानी कि पहले वाली इक्वेशन में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 5 से और दूसरी वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें अगर हम 8 से, तो हमारा शर्ट्स का पोर्शन रिमूव हो जाने वाला है, ठीक है। तो शर्ट्स वाले को फिर देखने की जरूरत नहीं है। ट्राउजर वाला कितना होगा, 5 × 5 25 - 24, यानी कि 1 ट्राउजर की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली। तो 5 × 7350 कितना होगा, 5 × 7,000 = 35,000 और 5 × 350 हो जाएगा 1750। तो 35,000 और 1750 यानी 36,750 ये वैल्यू आ गई पूरा, ठीक है। और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 8 × 4475, 8 4 = 32,000 + 3,200, यानी कि 35,200 + 8 × 75 कितना है, 600, ठीक है। तो 35,800 हमारी वैल्यू आ गई। क्लियर है। और 1 ट्राउजर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 36750 - 35800, यानी कि 200 + 750 950 रुपीज। ओके, आंसर विल बी 950, ऑप्शन बी। एंड सिंस नन ऑफ दिस इज ऑप्शन, यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं गिवन है और सारे नंबर्स के लिए जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो डिफरेंट है, तो ऐसे भी सोचा जा सकता है कि हम पहले वाली क्वेश्चन में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि लास्ट में कितना आ रहा है 50, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी लास्ट में हमारा कितना आने वाला है 50। दूसरी क्वेश्चन में लास्ट में 75 है और 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर 2 से करते हैं तो 50 आता, 4 से करेंगे तो 00 आएगा, 8 से करेंगे तब भी 00 आएगा, यानी कि लास्ट में तो 00 ही आने वाला है। और पहले में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा आंसर तो लास्ट में 50 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी ही होगा आंसर, और कोई ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो क्या ये अप्रोच भी समझ में आती है कि यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन बच जाएगी अगर ये बात हम समझ जाएंगे। और ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज नन ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं गिवन है और सिर्फ ऐसा एक ही ऑप्शन है जहाँ लास्ट में 50 आ रहा है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा होते तो फिर तो प्रॉपर्ली सॉल्व करना ही करना था। तो ये भी अप्रोच हम अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम में, थोड़ा अपना समय बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ log of x = log of 4.8 - log of 1.6 एंड log of y = log of 4.6 - log of 2.3, तो x + y की वैल्यू क्या होगी। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। हमें क्या करना है, log of a - log of b = log of a/b, बस इतना ही अप्लाई करना है बार बार। तो log of x क्या आ जाएगा, log of x विल बी log of 4.8 अपॉन 1.6, यानी कि log of 3, तो यहाँ से x = 3 आ गया। सिमिलरली log of y विल बी इक्वल टू log of 4.6 अपॉन 2.3 विच इज इक्वल टू log of 2, तो y हमारा आ गया 2, x3 y2, आंसर विल बी 5, ऑप्शन बी। क्लियर, ओके। सो वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ log। नेक्स्ट, इफ an is equal to 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 and so on till 1 upon 2 to the power n - 1, तो हमें पता लगाना है कि which of the following statements is true। एक कह रहा है a100 is less than 100, एक कह रहा है a100 is equal to 100, a100 is greater than 100। ऑप्शन इस क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकते हैं, बट समहाउ a100 और 100 के बीच का रिलेशन ही था जिसके बारे में हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, अगर हम a1 देखें तो क्या है, लास्ट टर्म क्या आएगा, 1 अपॉन 2 टू द पावर 1 - 1, यानी कि 1/1, यानी कि सिर्फ एक ही टर्म आने वाला है, 1 हो जाएगा। a2 की बात करें तो a2 स्टार्ट होगा 1 + 1/2 और आखिरी टर्म क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर -1, यानी 1/3, तो +1/3 तक जाएगा, यानी कि 2 और टर्म्स आ गए।
जिनमें से एक टर्म हमारा 1/2 है और एक टर्म 1/3 यानी 1/2 से छोटा है। अगर 1/3 वाला भी 1/2 के बराबर होता है तब ये भी 1 हो जाता, इन दोनों का सम भी तब 1 आ जाता, यानी कि दिस इज लेस देन 1, तो डेफिनेटली दिस इज लेस देन 2। ठीक है, देन A3, अच्छा आप यहाँ पे वैल्यू भी देख सकते हो क्योंकि सिंपल वैल्यू है, तो 1 प्लस दिस इज 5/6 यानी कि 1.83 के आसपास वैल्यू आ रहा है, विच इज अगेन लेस देन 2 ऑब्वियसली। ठीक है, तो 1.83 इज लेस देन 2। अब इसके बाद में अगर चाहो तो A3 देखो, वरना यहाँ से पैटर्न थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। तो A3 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस फिर 1/4 प्लस 1/5 और लास्ट टर्म क्या होगा 1/2 का क्यूब -1 यानी 1/7, तो 1/7 तक लिख देते हैं, ये हमारा A3 हो गया। ठीक है, अब हमें पता है ये पोर्शन तो 1 से छोटा है ही है, ये भी सारी वैल्यूज पहली 1/4 है, बाद वाली 1/4 से छोटी वैल्यूज है, तो अगर ये सब की सब 1/4 भी होती तब 1 आता हमारा सम, तो डेफिनेटली लेस देन 1 सम है। ठीक है, लेस देन 1 है सम, सो दिस वैल्यू इज लेस देन 3। और अब हमें पैटर्न ऑब्जर्व हो गया है, क्लियर हो गया कि 100% A100 भी हमारा लेस देन 100 होगा। ठीक है, A100 भी हमारा लेस देन 100 होगा बाय द सेम लॉजिक, क्योंकि अगले वाले में 8 टर्म्स आएंगे और 1/8 के अलावा बाकी सारे टर्म्स 1/8 से छोटे होंगे, यानी डेफिनेटली सम 1 से छोटा आएगा। ठीक है, तो परफेक्टली लॉजिकली हमने डिड्यूस कर लिया है कि A100 इज डेफिनेटली लेस देन 100, नो डाउट्स अबाउट इट। क्लियर? ओके, बाकी अदरवाइज अगर इतना नहीं भी सोच रहे होते तो भी ये तो ऑब्जर्व कर ही लेते कि पहला वाला 1 आ रहा है, दूसरा 1.83 आ रहा है, 2 से छोटा आ रहा है, और उसके बाद की वैल्यूज दिख रही हैं कि ये 3 से छोटा आने वाला है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर ऑप्शन ए आ जाने वाला है, आ जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 women each with their child are in principal's office regarding school admissions. Principal wants to interview the 4 women and the 4 children in such a manner that no mother should be interviewed before their child. No mother should be interviewed before their child. In how many ways can this be done? यानी कि पहले चाइल्ड का इंटरव्यू होगा, किसका? नो मदर शुड बी इंटरव्यूड बिफोर देयर चाइल्ड। ये नहीं कहा है कि नो मदर शुड बी इंटरव्यूड बिफोर एनी चाइल्ड, यानी कि पहले चाइल्ड हो बाद में मदर हो, नहीं। ऑर्डरली फैशन में है कि जिस बच्चे का इंटरव्यू नहीं है उसकी माँ का इंटरव्यू नहीं होगा पहले, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। ठीक है, सो लेट अस से इफ मदर 1 मदर 2, अच्छा सवाल है, मदर 3 मदर 4 है और उनके रिस्पेक्टिव चाइल्ड है C1 C2 C3 और C4। ठीक है, तो क्या क्या ऑर्डर अलाउड हो सकते हैं? अगर हम एक ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कुड बी लाइक दैट कि C1 आ गया, फिर C2 आ गया, फिर ही M1 आ सकता है। ठीक है, फिर मे बी C3 आ गया, फिर M2 आ गया, फिर C4 आ गया, फिर M4 भी आ जाएगा, M3 आ जाएगा, तो ये ऑर्डर परमिसिबल ऑर्डर है, ऐसा ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, बस ये है कि पहले चाइल्ड है फिर मदर है, यानी कि चाइल्ड और मदर का एक ही हमारा जो सीक्वेंस है वो अलाउड होगा। अगर हम सारे 8 लोगों को इफ वी अरेंज ऑल द 8 पीपल, ठीक है, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, इजंट इट सो? और एक मदर और चाइल्ड के लिए अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक पेयर की बात करें, एक मदर और चाइल्ड के पेयर के लिए, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे हमने एक अरेंजमेंट लिखा हुआ है, तो इस अरेंजमेंट में यहाँ पे C1 आ रहा है और यहाँ पे M1 आ रहा है। ठीक है, तो इनको आपस में कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। M1 और C1 को 2 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, यानी कि 2 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। सेकंड अरेंजमेंट क्या होगा कि बाकी सब सेम रहे, बस M1 यहाँ आ जाए और C1 यहाँ पे आ जाए, पर तब प्रॉब्लम हो जाएगी, ये अरेंजमेंट अलाउड नहीं होगा, इज दैट सो? तो यानी कि 2 में से सिर्फ एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि अलाउड है। अगर हम M1 और C1 को अरेंज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो वाला अरेंजमेंट व्हेन C1 इज कमिंग फर्स्ट, द चाइल्ड इज कमिंग फर्स्ट, मदर इज कमिंग लेटर। ठीक है, मदर बाद में इंटरव्यू दे रही है, चाइल्ड का इंटरव्यू पहले होगा, तो दैट अरेंजमेंट इज अलाउड। बाय द सेम लॉजिक यही सेम चीज़ हमारी अप्लाई होगी M2 C2 में। ठीक है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ पहले पेयर की बात करें तो 8 फैक्टोरियल को डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, आधे ही हमारे अरेंजमेंट अलाउड होंगे। और बाय द सेम लॉजिक सेकंड पेयर के लिए भी आधे ही अरेंजमेंट अलाउड होंगे, थर्ड के लिए भी आधे अलाउड होंगे और फोर्थ के लिए भी आधे अलाउड होंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल बाई 16, विच इज नथिंग बट 7 फैक्टोरियल इंटू 8 बाई 16, यानी कि 7 फैक्टोरियल बाई 2 और 7 फैक्टोरियल होता है 5040, तो आंसर आ जाएगा 2520। दिस विल बी अवर आंसर। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, इज दिस क्लियर? ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ओके, एक और तरीका इसी चीज़ को सोचने का ऐसा भी है कि हमें 8 लोगों को ऐसे बिठाना है, ठीक है, 8 प्लेसेस है हमारे पास, कि हर एक का जो चाइल्ड है वो पहले आए और मदर बाद में आए। ठीक है, बिठाना है या ऐसे इंटरव्यू लेने हैं, सो दैट इज व्हाट इट इज, ऐसे अरेंज करना है। सो सबसे पहले हम क्या करें, सारे 8 लोगों के बारे में ना फोकस करें, पहले हमने 8 में से कोई 2 लोग उठाए। ठीक है, एक मदर और एक चाइल्ड का पेयर उठाया, कोई 2 मतलब एक मदर चाइल्ड का पेयर उठाया, 8C2,
ठीक है, अब ये जो 2 लोग हमने उठा लिए हैं, इन 2 लोगों के लिए हमें इन 8 के सीक्वेंस में जगह रखनी है। ऐसे समझ लो कि बैठाना है, जिसको पहले बैठाएंगे उसका इंटरव्यू पहले होगा। ठीक है, तो 8 में से 2 प्लेसेस सेलेक्ट कर लें, और 8 में से 2 प्लेसेस अगर हमने सेलेक्ट कर ली, अब बिठाने का तरीका तो एक ही है कि पहले चाइल्ड बैठेगा, बाद में मदर बैठेगा। लेटेस्ट से हमने ये 2 पोजीशन को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो पहले अब हम चाइल्ड को बैठा देंगे और बाद में मदर को बिठाएंगे। तो बिठाने का तरीका सिर्फ एक है, तो 8C2 × 1 ये तरीका हो गया। अब 6 प्लेसेस हमारी बची हैं और 6 अभी भी लोग बचे हैं, तो अब 2 और को उठाया हमने, M2C2 को। उनको बिठाने के तरीके कितने, अब 6 प्लेसेस ही बची हैं, तो 6C2 और इंटू ऑब्वियसली एक ही तरीका ×1, फिर 4C2 ×1 लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, और फिर लास्ट में तो 2C2 ही होगा क्योंकि 2 ही बचा है, 2 ही लोग हैं। ये भी हमारा सेम ही है जैसे पिछला वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिस विल बी 8C2 यानी 28, 6C2 यानी 15 और 4C2 यानी 6 और 2C2 तो 1 ही है। तो 15 × 6 इज 90, 28 × 90 विल बी 2520। ऐसे भी इस क्वेश्चन को सोचा जा सकता है। क्या ये बात समझ में आती है? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस अप्रोच को? क्लियर है? ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन शुड बी डन। थोड़ा सा ट्रिकी था और एग्जाम में अगर नहीं समझ में आ रहा था तो फिर डेफिनेटली लास्ट के लिए या छोड़ने वाला था, बट आई बिलीव कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। वैसे मैंने प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन भी किए हैं PNC के और प्रोबेबिलिटी के, तो अगर उनको आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 2 टावर्स ऑफ सेम हाइट आर 240 मीटर्स अपार्ट। हाइट सेम है दोनों टावर्स का, 240 मीटर्स इनके बीच का डिस्टेंस है। ओके, then question is saying that from a point somewhere between the foot of the towers the angles of elevation of their tops are 30 and 60 degrees respectively. So एक का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्रीज का और दूसरे का है 60 डिग्रीज का। हाइट लेटेस्ट से h और h ही है और डिस्टेंस दोनों के बीच का है 240। हम कैसे करेंगे? रेशियो से करेंगे। तो अगर हम 1 यूनिट मान लें इस वैल्यू को, इफ दिस वैल्यू इज 1 यूनिट्स, ठीक है, तो ये एंगल 60 है, तो बेस हमारा कितना आ जाएगा? दिस विल बी √3 यूनिट्स, और क्योंकि दोनों की हाइट सेम है तो दिस विल ऑल्सो 1 यूनिट, और ये 60 के सामने है तो ये बेस हमारा आ जाएगा 1/√3 यूनिट्स। यानी टोटल बेस कितना आ जाएगा? √3 + 1/√3, √3h + h/√3, और ये वैल्यू क्या होगी? दिस विल बी √3h × √3 यानी कि 3h + h/√3। फिर से लिख देते हैं इसको, 3h + h/√3 यानी कि 4h/√3 टोटल डिस्टेंस है, विच इज इक्वल टू 240। तो 4 से काटेंगे, 60 बचा, तो h हमारा आ जाएगा 60√3। क्वेश्चन में h की वैल्यू पूछी है, तो 60√3 कितना होगा? 60 × 1.732, 60 × 1 आ जाएगा 60, 60 × 7 आ जाएगा 42, और फिर 60 × ठीक है 60 × 0.7 आ जाएगा 42, 60 × 0.03 कितना आएगा? 18, आई मीन ठीक है 60 × 0.03 कितना होगा? 60 × 7 आया 42, ठीक है 0.7 आया 42, 60 × 0.01 क्या आएगा? 0.6, और 0.03 आ जाएगा 1.8, तो ये वैल्यू आ जाएगा 103.8 के आसपास। ऑप्शन बी। क्लियर? ओके, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस, और बाकी 2 DI के क्वेश्चंस भी आए थे। ठीक है, 2 DI के क्वेश्चंस भी आए थे, उनका तो मेमोरी बेस्ड बनाना पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। यू कैन ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम पोर्शन हमारा अरिथमेटिक आया है, एंड दैट इज वेरी डूएबल एंड ईजी, काफ़ी ईजी आया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस स्लॉट। ठीक है, और थोड़ा एल्जेब्रा है, ज्योमेट्री तो कहीं पे भी नहीं है, ज्योमेट्री है ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है और नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है। सीरीज का भी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सीरीज वाला जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट का है। क्लियर? PNC का एक क्वेश्चन है, और फिर ये अलजेब्रा के कितने हुए? 3 क्वेश्चन है सच। सो एक क्वेश्चन PNC से और अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन है। दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पेपर, एंड डेफिनेटली 15 to 16 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली किए जा सकते थे
इससे ज़्यादा ही किए जा सकते थे। और इफ़ यू हैव गिवन दिस लॉट देन कमेंट में मेंशन कर सकते हो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका 22 को है एग्जाम तो विल बी अपलोडिंग अ फ्यू मोर सेशंस। और अगर पीछे के सेशंस आपने नहीं देखे हैं, मैंने टॉपिक वाइज सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, सो यू मस्ट चेक दोज एज वेल। इतना ही रखते हैं इस सेशन में। और इफ़ पॉसिबल तो एक LR का छोटा सा जो क्वेश्चंस आए हैं 17th को, उनके कुछ कुछ क्वेश्चंस में उनमें से हम डिस्कस कर लेंगे, या उनका थोड़ा बहुत वेरिएंट डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज एग्जैक्ट क्वेश्चन का लैंग्वेज तो मिलेगा नहीं, तो थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई करके विल डिस्कस दैट। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर। और अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ में ये भी मेंशन कीजिएगा आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं अगर आपने एग्जाम दिया था तो। और अगर किसी क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे लग रहा है तो जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।